नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं अंधा युग, जो कि एक प्रसिद्ध नाट्य रचना है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित। उसकी एक समीक्षा जो कि लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। तो इस समीक्षा के माध्यम से मुक्तिबोध जी के शब्दों के द्वारा हम अंधा युग नाट्य रचना, जो कि हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है और हमारे सिलेबस में भी है, मास्टर डिग्री में भी, यूजीसी नेट जो परीक्षा देते हैं हम उसमें भी, और साथ ही कई राज्यों की सेट परीक्षाओं में भी यह रचना जो है हमारे सिलेबस का एक भाग है। तो अंधा युग नाटक हिंदी साहित्य की एक विशेष और प्रमुख रचनाओं में से एक अंधा युग, उसकी एक समीक्षा मुक्तिबोध जी के शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आइए पढ़ते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के बाद दुनिया में एक ओर भारत की प्रतिष्ठा जो है बढ़ती गई, तो दूसरी ओर घर में सामाजिक रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। यानी एक बार एक तरफ तो हमारी वाहवाही हो रही थी दुनिया में, क्योंकि हमने अपने बल पर स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी, लेकिन साथ ही घर के भीतर जो है हमारा जो सामाजिक मूल्यों का पतन होना शुरू हो गया। इस सामाजिक रास के कई लक्षणों में से एक है चरित्र के क्षेत्र में व्यक्तिगत धरातल पर नैतिक भावना और व्यवहार की बढ़ती हुई कमजोरी। व्यक्तिगत धरातल पर हम जो है भावनात्मक रूप से और व्यवहारू रूप से हम जो है कमज़ोर बढ़ते गए। हमारी नैतिकता जो है कई हमारे से छूटती गई है। इन कमजोरियों के सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के संवेदनात्मक आघात प्रत्याघात का एक इतिहास बनाने लगे। कुछ लोगों को यह नई सामाजिक परिस्थिति अत्यंत सुविधाजनक प्रतीत हुई। यह जो बदलाव आ रहा था वह कुछ लोगों को अपने लिए सुविधाजनक लगा। एक विशेष प्रकार के चरित्र के लोग आवश्यक मनोवैज्ञानिक उपादान जिनके पास थे ही, साथ ही प्रस्तुत सामाजिक परिवेश, सामग्री और साधन भी। चरित्र की अन्य शैली के लोग इस रासगत परिवेश से अपना सामंजस्य स्थापित न कर सके। वे उन्नति की ओर नहीं, प्रगति की ओर बढ़े। जो लोग इस रासग्रस्त समाज के साथ तालमेल बैठा नहीं पाए और मूल्यों से चिपके रहे, वे उन्नति की ओर नहीं लेकिन प्रगति की ओर बढ़े। उन्नति का जो यहाँ पर उपयोग उन्होंने किया है वो एक तरह से भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि का ओर इशारा है, और प्रगति जो है वो एक सामग्रतया स्तर पर जो है विकास है। यानी कि भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ नैतिक बल और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, मॉरलिटी भी साथ में लेकर चलें, और जिसे एक प्रकार से हिंदी में उन्नति को हम वर्टिकल ग्रोथ और प्रगति को हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कह सकते हैं। प्रगति की ओर उनकी उन्मुखता ने कई रूप लिए। सामाजिक परिवेश में परिवर्तन सभी का अभीष्ट था, किंतु प्रगति क्या, उसके आदर्श क्या हैं, आदि आदि बातों पर अलग अलग रास्ते अपनाए गए। कुछ लोग प्रगति की ओर तो बढ़े, लेकिन प्रगति क्या है उसकी एक परिभाषा तय नहीं हो पाई, इसलिए हर एक ने अपनी अपनी परिभाषा के हिसाब से प्रगति के पथ पर आगे चलना शुरू किया। इन अलग अलग रास्तों के आपसी झगड़े महत्वपूर्ण हैं, किंतु वे इस लेख के क्षेत्र के बाहर हैं। एक बात सर्वसामान्य है, वह यह है कि सामाजिक रास आज के युग की एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है। मूल्यों का पतन, सामाजिक रास जो है आज के ज़माने की जो है रियलिटी है, वो एक सभी को स्वीकार्य बात है। इस वास्तविकता की कुछ विशेषताओं को एक फैंटेसी के जरिए श्री धर्मवीर भारती ने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है अपनी इस नाट्य रचना अंधा युग के द्वारा। इस फैंटेसी यानी कि कल्पना का भावनात्मक केंद्र है मौजूदा सभ्यता। यह शब्द भारी भरकम है, इसलिए यथार्थ कहिए। इस फैंटेसी का भावनात्मक केंद्र है मौजूदा सभ्यता की समीक्षा, जो महाभारत काल के कुछ चरित्रों के अंकन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अंधा युद्ध नाटक, जैसे कि हम सबको पता है कि वो महाभारत काल के प्रसंगों का जो है विवरण है। खास करके जो युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां दिन है, उसमें जो घटनाएं घटती हैं उनका एक आईना हमारे सामने रखता है अंधा युग नाटक। किस तरह से विभिन्न पात्रों की जो है आत्मबोध होता है, और कैसे जो है उस युद्ध का अंत होता है। अंतिम दिन के जो भी घटनाक्रम होते हैं वो अंधा युग नाटक में जो है उनका बयान दिया हुआ है। विभिन्न पहलू दर्शाए गए हैं उसके। फिर चाहे गांधारी की बात हो या युयुत्सु की बात हो, भगवान श्री कृष्ण की बात हो,
और अश्वत्थामा की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं अंधा युग नाटक में बताई गई हैं। लेकिन उनको सिर्फ एक जो है साधन बनाकर लेखक ने हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था की ओर इशारा करने की कोशिश की है। तो महाभारत के कुछ चरित्रों के अंकन के द्वारा प्रस्तुत की गई है यह बात। इस प्रकार के प्रयत्न के दो पहलू ध्यान में रखने लायक हैं। एक, चरित्र के आघात प्रत्याघात द्वारा जो मानव दृश्य उपस्थित किया गया है वह दृश्य और उसकी प्रभावकारिता। पहला, मुक्तिबोध जी कहते हैं कि इन सारी घटनाओं, इस सारी प्रस्तुति से हमें दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है कि चरित्रों के आघात प्रत्याघात द्वारा जो मानव दृश्य उपस्थित किया गया है वह दृश्य और उसकी प्रभावकारिता। और दूसरा जो हमें ध्यान रखना है वह यह है कि इस दृश्य द्वारा सभ्यता की जो आलोचना की गई है उसके सही या गलत होने की स्थिति। इन पहलुओं का आपसी संबंध द्रष्टव्य है। कुल मिलाकर जो दृश्य उपस्थित किया गया है उसका मूल भावना केंद्र सभ्यता की आलोचना है। उत्तर रामचरित के समान या शेक्सपियर की किसी ट्रेजेडी की भांति यदि उस दृश्य के मूल में आलोचनात्मक भावना न रहकर कोई और भावना रहती तो उस दृश्य की प्रभावकारिता तथा उस समस्त दृश्य के अंग रूप पात्रों के सौंदर्य के विशेष विश्लेषण से ही काम चल जाता। जैसे उत्तर रामचरित में लव कुश के द्वारा जो है राम और सीता के जो आपसी संबंध है या एक पति के रूप में राम जी का जो व्यवहार है उसकी समीक्षा की गई है, वैसे ही अंधा युग नाटक में जो है आलोचनात्मक भावना एक प्रमुख अंग है। अगर यह भावना न रहकर कोई और भावना रहती तो उस दृश्य की प्रभावकारिता तथा उस समस्त दृश्य के अंग रूप पात्रों के सौंदर्य के विशेष विश्लेषण से ही काम चल जाता। अंधा युग उस ढंग से चरित्र प्रधान नहीं है जैसे कि अन्य नाटक हुआ करते हैं। सामान्यतः नाटकों में कुछ किरदार होते हैं जो उन किरदारों के आसपास नाटक का जो है पूरा मंचन चलता है। लेकिन अंधा युग जो है वो चरित्र प्रधान नहीं है नाटक, वो एक घटना प्रधान नाटक है। उसमें चरित्र का कोई विकास नहीं है, उसके चरित्र जो हैं जैसे हैं वैसे ही हैं, वे बने बनाए हैं। उनका महत्व और मूल्य यही है कि वे लेखक के भाव विचार और भाषा बोलते हैं तथा तिगड़ों पर खड़े होकर उन तिगड़ों की स्थितियों की दृष्टि से एक यथार्थ के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। लेखक द्वारा यथार्थ के आकलन के चरित्र के विभिन्न प्रतीक हैं, उसकी दृष्टि और वाणी प्रकट करने के साधन हैं। इस दृष्टि से यह दृश्य काव्य आत्मपरक है, सब्जेक्टिव है यानी इसमें से आप चाहे वो बोध अपने हिसाब से ले सकते हैं। हर एक को बोध अलग अलग अपने अपने अनुभवों के हिसाब से प्राप्त हो सकता है। उसका कोई ऑब्जेक्टिव बोध हमें नहीं मिलेगा कि सभी को एक प्रकार से ही उसका जो है संदेश पहुँचे। और उसकी यह सब्जेक्टिविटी आज की पीढ़ी का एक मूड बताती है और साथ ही एक धारणा भी स्पष्ट करती है। इसलिए वह महत्वपूर्ण होती है। वह मूड वास्तविक है, वह धारणा वास्तविक है। मूड यह है कि मौजूदा सभ्यता या समाज या यथार्थ जैसा कि वह है से किसी मानव प्रगति की आशा नहीं की जा सकती। जैसे डिसइल्यूशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि आपने एक कल्पना की लेकिन वह कल्पना जब यथार्थ में बदली तो फिर आपका कैसे उससे मोह भंग होता है, वैसा ही मोह भंग युयुत्सु को भी हुआ, गांधारी को भी हुआ, अश्वत्थामा को भी हुआ। तो वैसा ही आज की पीढ़ी का भी मोह भंग है कि जैसे हमने स्वाधीनता की कल्पना की थी कि स्वतंत्रता के बाद जैसे भारत एक हमारा जो देश है वो एक स्वर्ग की धरती के समान बन जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी रही या कहें तो और ज़्यादा बिगड़ी। तो ये जो मानव प्रगति की आशा हमने लगाई थी स्वतंत्रता से, उसका मोह भंग जो हुआ है समाज में, वैसा ही कुछ चित्रण अंधा युग नाटक के द्वारा भी पेश करने की कोशिश की गई है। सामाजिक संबंधों के यथार्थ से प्रेरित इस निराशा की भावना की तह में यह धारणा प्रतिष्ठित है कि मौजूदा सभ्यता के मसीहा
जिस वर्ग या श्रेणी या तबके से निकले हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सभ्यता या समाज, कुछ भी कह लीजिए, का नाश अवश्यंभावी है। और यह निराशा इतनी ज़्यादा है कि जैसे कि प्रगति की आशा तो छोड़िए, उसका नाश अवश्यंभावी है, ऐसा अभी प्रतीत होने लगा है। इस मनोवैज्ञानिक केंद्र से विकसित यह फैंटेसी समाज की जिन विशेषताओं को प्रकट करती है, वे विशेषताएं महत्वपूर्ण होने के कारण फैंटेसी और भी महत्वपूर्ण हो उठी है। उसका भावनात्मक आघात अचूक हो गया है। उसका रसात्मक प्रभाव केवल भाव या रस तक ही सीमित न रहकर विचारोत्तेजक बन गया है। दूसरे शब्दों में, भावना की राइफल से विचारों के कारतूस कौंध कर निकल पड़े हैं। इस फैंटेसी की यह सफलता द्रष्टव्य, विचारणीय और मूल्यवान है। चूंकि यह मौजूदा समाज की एक ढंग से आलोचना है, इसलिए इस प्रश्न को ठुकराया नहीं जा सकता कि उसकी सीमाएं या क्षमताएं क्या हैं। यानी प्रस्तुत आलोचना की पर्यालोचना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पहली बात जो बार बार दिमाग से टकराती है वह यह है कि श्री भारती रास के लक्षणों को उसके कारणों से कंफ्यूज कर देते हैं। अब देखिए, समीक्षा का मतलब ही ये होता है कि आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी पक्षों को जो है पाठकों के सामने रखें। तो अभी मुक्तिबोध जी कहते हैं कि बार बार दिमाग से यह बात टकराती है कि श्री भारती यानी कि जो लेखक हैं नाटक के, वो जिस संदेश को देना चाहते हैं, यानी सामाजिक रास के संदेश को जो देना चाहते हैं, उसमें रास के लक्षणों को उसके कारणों से कंफ्यूज कर देते हैं। नैतिक गिरावट स्वयं एक लक्षण है जो अन्य घटनाक्रमों या मानसिक विकार दृश्यों का कारण हो सकती है, किंतु इस गिरावट का कारण व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक है या ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय। इस प्रश्न का तो श्री भारती ने विचार नहीं किया या विचार करके उसे छोड़ दिया, उसकी तह में नहीं गए। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो श्री भारती सभ्यता की आलोचना तो करते हैं, किंतु समाजशास्त्रीय जिज्ञासा के अभाव के शिकार होकर सभ्यता का रास संवेदनात्मक रूप से अनुभव करते हैं। उसे प्रकट करने के लिए उन्हें आलोचना की शरण लेनी ही पड़ती है, किंतु उनकी आलोचना केवल व्यक्तित्व और व्यक्ति मानव की शुभेच्छात्मक संवेदनाओं के नैतिक दृष्टिकोण को त्याग नहीं पाती। यह प्रकट करता है कि श्री भारती का वैचारिक अंतरंग छायावादी है। सभ्यता या समाज अनेक श्रेणियों में सूत्रबद्ध मानव का समुदाय है, जिसके भीतर एक ढांचा है, उस ढांचे का एक इतिहास है, इस इतिहास में एक विकास सूत्र है, इस विकास सूत्र के कुछ नियम हैं। इन नियमों के प्रति सच्ची समाज शास्त्रीय जिज्ञासा आवश्यक है। श्री भारती के पूरे मनोलोक में समाज शास्त्रीय जिज्ञासा का नितांत अभाव है। इस अभाव पर हमें खेद है। खेद इसलिए है कि सभ्यता और समाज की प्रचंड उपस्थिति श्री भारती के मन में होते हुए भी वे उस सभ्यता और समाज के स्वरूप के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने के लिए तत्पर नहीं हैं, जबकि आज विज्ञान किसी भी फिलॉसफी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठा है। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि प्रस्तुत फैंटेसी यथार्थ की कुछ प्रमुख विशेषताओं को रूपक से प्रकट करती है। यदि श्री भारती में यह समाजशास्त्रीय जिज्ञासा होती तो इस फैंटेसी का रूपायन किसी और ढंग से होता और उसका मूल्य और भी बढ़ जाता। फिर भी श्री भारती ने अपनी फैंटेसी के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा उभारे गए उन्हीं के शब्दों में जिन निष्क्रिय सत्यों, तटस्थ सत्यों और अर्ध सत्यों को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है, वे सत्याणु वस्तुतः कुछ प्रवृत्तियां सूचित करते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां जो संस्कृति और समाज के नेतृवर्ग की हैं। नेतृवर्ग यानी कि नेताओं की है। इस वर्ग के शासन, प्रशासन, अनुशासन में चलने वाली सभ्यता रासग्रस्त है। उसका नाश भी अवश्यंभावी है, किंतु सामाजिक रूपांतरों के घटनाक्रम विकसित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं, इसका क्रम उल्लेख प्रस्तुत काव्य में नहीं है। उसका क्रम उल्लेख यानी घटनाक्रम विकसित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं, इसका क्रम उल्लेख इस प्रस्तुत काव्य नाट्य रचना में नहीं है। इसका कारण यह है कि लेखक के मनोलोक में
ऐसी किन्हीं शक्तियों की स्थिति की जानकारी या ज्ञान संवेदना का अभाव है। इस अभाव के फलस्वरूप मानव सुलभ आशात्मक भविष्यवाद का एकमात्र आधार वे क्षण है जहाँ मनुष्य मनुष्य हो जाता है। यह संवेदनात्मक व्यक्ति मानव अपनी संवेदनाओं के सामान्यीकरण के द्वारा ही मुक्ति और दायित्व उन्हीं के शब्दों में के प्रयास करेगा। श्री भारती को यह जानना चाहिए था कि भिन्न भिन्न वर्गों में मुक्ति या दायित्व की कल्पनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। दायित्व की जो कल्पना एक श्रमिक की है वह धनिक की नहीं, जो मजदूर की है वह पूंजीपति की नहीं। मौजूदा जनतंत्रात्मक प्रणाली द्वंद्व प्रणाली है। कामायनी में इड़ा अपने आत्मनिवेदन में रहस्यात्मक शब्दावली में ही क्यों न सही इसे स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। इस द्वंद्व में दायित्व और मुक्ति और मर्यादा यहाँ तक कि मानवता की कल्पना भी भिन्न भिन्न है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है उसमें इड़ा जो है इस मुक्ति और दायित्व की बात जो है वह स्पष्ट रूप से कहती है, लेकिन अंधा युग में मुक्ति और दायित्व की जो कल्पनाएं हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं कही गई हैं, ऐसा मुक्तिबोध जी की समीक्षा कहती है। इसलिए जिस दायित्व और मुक्ति की कल्पना को सभ्यता के अवलंब के रूप में श्री भारती प्रकट करते हैं वह व्यक्ति मानव की एक शुभेच्छा में एक रूप किंतु विभिन्न वर्णावस्थाओं में भिन्न स्वरूप है। श्री भारती का आशात्मक भविष्यवाद एक बहलावा है। वह बहलावा इसलिए है कि उसमें सामाजिक रूपांतर के किसी ठोस वैज्ञानिक आधार का अभाव है। डॉक्टर देवराज को अंधा युग पढ़कर कामायनी की याद आई। यह स्वाभाविक है, किंतु अंधा युग का लेखक दार्शनिक नहीं है, फिलोसोफर नहीं है। कामायनी में विचारों और अनुभवों के सामान्यीकरण का दर्शन है। उसकी आलोचना एक दार्शनिक की समीक्षा दृष्टि प्रकट करती है। श्री भारती की आलोचना एक उत्पीड़न विवेक का विस्फोट है। प्रकृति, दिशा और जीवन अनुभवों की दृष्टि से ये दो कवि भिन्न भिन्न क्षेत्रों और स्तरों के हैं। अंधा युग नई साहित्यिक पीढ़ी का एक अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण प्रयास है। ऐसा प्रयास जिस पर व्यापक बहस होना आवश्यक है। हम इस कृति के लिए श्री भारती का अभिनंदन करते हैं।